म्यू और म्यूटू की फाइट पोकेमॉन वर्ल्ड की एक ऐसी फाइट है जिसे हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल फाइट है जो बहुत ही मेमोरेबल था। एक तरफ क्लोन्स तो दूसरी तरफ यहाँ पे ओरिजिनल पोकेमॉन्स, और इन दोनों के बीच में जंग हो गई थी। म्यू और म्यूटू की फाइट में जीता कोई भी नहीं था क्योंकि ऐश बीच में आ गया था। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस बैटल के बीच में ऐश नहीं आता और अगर वो बैटल ज़्यादा देर तक चलती तो कौन जीतता? क्या होता अगर ऐश बीच में नहीं आता? क्या यहाँ पे म्यू म्यूटू को हरा देता, या फिर म्यूटू म्यू को हरा देता, या फिर पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खत्म हो जाता? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले हैं जो शायद आपके दोस्तों को भी नहीं पता होंगे। और हाँ गाइस, ये जो वीडियो है वो मेरी आने वाली सीरीज रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन से कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करेंगे। तो गाइस, अगर आप उस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो उससे रिलेट जरूर करेगी। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर ऐश बीच में नहीं आता उस फाइट के तो उस फाइट का विनर कौन होता और क्या होता उस फाइट के दौरान। तो गाइस, अगर इस बैटल के बीच में ऐश नहीं आया होता और म्यू और म्यूटू की फाइट ज़्यादा देर तक चलती तो यार ये तो कंफर्म था कि दोनों ही अपने आखिरी सांस तक लड़ जाते हैं, और उन दोनों की फाइट के कारण पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खत्म होना तय था, क्योंकि दोनों की पावर्स यार एक अलग ही लेवल पे है। म्यू एंड म्यूटू पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती में आते हैं। और यार खुद सोचो, जब ग्राउडन एंड कायोगर जैसे पोकेमॉन लड़े थे तब पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खतरे में आ गया था। तो यहाँ पर तो म्यू और म्यूटू थे, तो यहाँ पर बचने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इन दोनों की गिनती तो पोकेमॉन वर्ल्ड के अल्टीमेट पोकेमॉन्स में की जाती है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की गिनती में हमेशा आते हैं। तो गाइस, अगर इन दोनों की फाइट चलती है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड खत्म हो ही जाता, और पोकेमॉन वर्ल्ड को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि दोनों ही आखिरी सांस तक लड़ जाते हैं। लेकिन गाइस, अगर फाइट ज़्यादा देर तक चलती है तब शायद ये बैटल टाई हो जाती, कोई भी नहीं जीतता, या फिर म्यूटू म्यू को हरा देता। अब गाइस, इसके पीछे रीजंस भी है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि उस बैटल में या तो बैटल टाई हो जाती या म्यूटू जीत जाता। आखिर उस बैटल में ऐसा क्या था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ भाई, म्यूटू के पास ज़्यादा चांसेस थे जीतने के और म्यूटू के हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए गाइस, उन रीजंस को काउंट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यह आता है कि यार वो दोनों पोकेमॉन्स अपनी मूव्स के सहारे उस मूवी में लड़ रहे थे और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स या फिर अपनी माइटी पावर्स का यूज़ किया ही नहीं। और उस मूवी में म्यू ने यूज़ किया था टेलीपोर्ट, साइकिक एंड बैरियर, सिर्फ यही 3 अटैक। जबकि वहीं अगर हम म्यूटू को देखें तो म्यूटू ने उस मूवी में यूज़ किया साइकिक, हाइपर बीम, रिकवर, स्विफ्ट, बैरियर, काउंटर एंड शैडो बॉल। तो एक तरह से म्यूटू ने उस मूवी में काफ़ी सारे मूव्स इस्तेमाल किए थे, जिसमें से कुछ डिस्ट्रक्टिव मूव है तो कुछ डिफेंसिव मूव, कुछ एडवांटेजेबल मूव और कुछ उसकी हेल्थ को रिगेन करने के लिए। सो इस बैटल में अगर मूव्स के सहारे ये बैटल होती है तब म्यूटू के पास ज़्यादा चांस था जीतने का। और गाइस, अगर ठीक से बताऊँ तो जितनी बार भी मैंने ये फाइट देखी है और जितनी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखी है, अगर उनके हिसाब से बताऊँ तो मेरे हिसाब से म्यू सिर्फ 3 ही रीजंस की वजह से जीत सकता था। सबसे पहला रीज़न कि म्यू इनविजिबल हो सकता है, दूसरा रीज़न कि म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और तीसरा रीज़न कुछ ऐसा है कि वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पहले इन दोनों रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न था कि म्यू इनविजिबल हो सकता है। तो गाइस, इनविजिबिलिटी म्यूटू के सामने काम नहीं आती, बिकॉज म्यूटू के पास ऑलरेडी यहाँ पे टेलीपैथी की पावर थी, वो म्यू का पता लगा ही लेता, एंड प्लस अपनी साइकिक वेव्स के जरिए वो म्यू को इनविजिबिलिटी से बाहर निकाल सकता था। तो इनविजिबिलिटी की पावर म्यूटू के सामने काम नहीं आने वाली थी। तो गाइस, जो पहला रीज़न था जिसके सहारे म्यू जीत सकता था, वो रीज़न इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि इनविजिबिलिटी म्यूटू के सामने काम आती ही नहीं। और रही बात अब दूसरे पॉइंट की कि यहाँ पे म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो हाँ गाइस, ये पावर तो मुझे भी काफ़ी ऑसम लगी कि म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और कई सारे लोग कहते हैं कि म्यू किसी ऐसे पोकेमॉन में उस मूवी में ट्रांसफॉर्म हो जाता जो कि म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर था। एंड गाइस, एज वी नो दैट म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, आई मीन बेस फॉर्म वाले म्यूटू से, मेगा फॉर्म वाला नहीं, क्योंकि मेगा फॉर्म की पावर तो एक अलग ही लेवल पे है। सो इसीलिए गाइस, म्यूटू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूटू के बेस फॉर्म को हराने वाले पोकेमॉन्स पोकेमॉन वर्ल्ड में है, जैसे कि हुपा, अनबाउंड एंड आरसीएस। तो यहाँ पर म्यू ऐसे ही किसी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होकर म्यूटू को उस बैटल में हरा सकता था। लेकिन गाइस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि भाई ये फाइट हुई कब थी? तो आपका आंसर होगा भाई पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी में हुई थी। और अब मैं पूछना चाहूँगा कि यार पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी कब आई थी? तो आप बोलोगे यस यार, जनरेशन 1 में आई थी, कैंटो रीजन में आई थी। तो गाइस, अब एक बात बताइए, जब तक यहाँ पे कैंटो रीजन था तब कोई और दूसरा रीजन इंट्रोड्यूस हुआ था? आई मीन कोई सा भी दूसरा रीजन, जैसे कि होयन या कालोस या सिनो, ऐसे रीजन्स उस समय इंट्रोड्यूस हुए थे? गाइस, उस टाइम पर आरसीएस और हुपा अनबाउंड जैसे पोकेमॉन आए ही नहीं थे। तो ये तो बिल्कुल इनवैलिड पॉइंट है कि यहाँ पर म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता और वो किसी ऐसे पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता जो कि म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर था। तो गाइस, उस समय तो सिर्फ और सिर्फ कैंटो रीजन था, और पूरा कैंटो रीजन ही पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा रीजन आया ही नहीं था, मतलब कि कैंटो रीजन ही पूरा पोकेमॉन यूनिवर्स था। सो गाइस, कैंटो रीजन में म्यू को छोड़ के ऐसा कौन सा पोकेमॉन है भाई जो म्यूटू को टक्कर दे देगा? क्या चार्जार्ड है वो, या फिर ड्रैगनाइट, या फिर लेजेंडरी बर्ड्स? तो आखिर अगर म्यू ट्रांसफॉर्म होता भी तो किस में होता? क्योंकि उस समय जो पोकेमॉन्स बेस फॉर्म वाले म्यूटू को हरा सकते थे वो तो आए ही नहीं थे। अगर साफ शब्द में कहूँ तो वो पोकेमॉन्स उस समय इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं थे। तो इसमें बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि बेस फॉर्म वाले म्यूटू को जो पोकेमॉन्स हरा सकते थे वो उस समय आए ही नहीं थे। तो आखिर म्यू ट्रांसफॉर्म होता भी तो किस में होता?
तो गाइस अब फाइनल रीज़न आता है, थर्ड रीज़न, जो कि मैंने कहा था कि मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, और ये काफ़ी यार कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि इस रीज़न को काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी सच मानते हैं। कमेंटेटर्स का छोड़ो यार, कई सारे यूट्यूबर्स भी इसे सच मानते हैं, कमेंटेटर्स एज वेल एज यूट्यूबर्स। और वो ये कहते हैं कि यार जब म्यू एंड म्यूटू की फाइट हुई थी तब यहाँ पर म्यूटू ने यार पूरे गुस्से में उस पर पूरी ताकत लगा दी और म्यू पूरी बैटल में सीरियस हुआ ही नहीं, वो मज़े में लड़ रहा था और इसीलिए म्यू म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर है। बिकॉज जब म्यूटू ने पूरी ताकत लगाई और म्यू मज़े में लड़ रहा था तब भी दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल थी। तो यार जब म्यू फुल पावर यूज़ करता तो क्या होता। सो गाइज ये रीज़न पहले मुझे भी सही लगा था क्योंकि जब मैंने इस फाइट को दोबारा से देखा तब यार मुझे भी लगा कि भाई म्यू ने तो अपनी कोई ताकत यूज़ ही नहीं की थी, तो भला यहाँ पे म्यूटू म्यू को कैसे हराता। लेकिन वो कहते हैं ना गाइज, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, रियलिटी कुछ और ही थी। मैंने भी इस फाइट पे ये देखकर बिलीव कर लिया था और एक समय पे तो मान भी लिया था कि यस म्यू इज़ मोर पावरफुल दैन म्यूटू, जब तक मेरे पास ये प्रूफ नहीं आया था। और गैस ना तो इसमें हमारी गलती है और ना किसी और की गलती, पूरी यहाँ पर म्यू की थी क्योंकि यार म्यू का बिहेवियर ही ऐसा है कि उसे देखकर कोई जज ही नहीं कर सकता जब तक हम उसे पूरी तरह से जान न लें। गाइज ये बात तो सच है कि म्यू ने भी उस बैटल में अपनी पूरी ताकत यूज़ की थी और जानता हूँ गाइस कई सारे कमेंटेटर्स एज वेल एज यूट्यूबर्स भी यही मानते हैं कि म्यू ने अपनी कोई ताकत यूज़ नहीं की थी। लेकिन मेरा जो ये स्टेटमेंट है कि म्यू ने अपनी पूरी ताकत यूज़ की थी, इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ भी है जो पूरी तरह से ऑफिशियल है, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट सपोर्ट करती है, जो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, एक सॉलिड एविडेंस है जिसपे कोई वार्निंग नहीं दी गई है और वो 110% कन्फर्म है एंड वो पूरी तरह से लॉजिकल भी है। गाइज मैं ये नहीं कहता कि म्यू ने पूरे बैटल में कभी मस्ती की ही नहीं थी। म्यूटू ने म्यू पर जो पहले शैडो बॉल इस्तेमाल किए थे स्टार्टिंग में, उसमें तो म्यू ने मस्ती से ही उसे डॉज किया था, लेकिन जब एक शैडो बॉल सक्सेसफुली से हिट हो गया था तब यहाँ पे म्यू ने मस्ती करना छोड़ दिया था और उसने भी सीरियसली बैटल की थी। और इस बात को तो पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने खुद कंफर्म किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले म्यू मस्ती में लड़ रहा था, लेकिन जब से उसे एक शैडो बॉल हिट हुआ वहाँ से म्यू ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसने भी सीरियसली बैटल की थी। कोई जल्दी नहीं गाइस, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरी अच्छी तरह से उस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। और हाँ गाइस मैं जानता हूँ कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके मन में एक डाउट आया ही होगा, जो मेरे मन में भी आया था कि भाई उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि म्यू ने सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए लड़ाई की थी, तो यार उसने अपनी पूरी ताकत यूज़ की, इस बात का क्या सबूत है। सो इसीलिए गाइस मैंने फिर से यही मान लिया था कि म्यू ज़्यादा ताकतवर है। बिकॉज यार अगर उसने सीरियसली बैटल की भी थी तो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए, म्यूटू को हराने के लिए नहीं, लेकिन तब भी उसने म्यूटू की पूरी स्ट्रेंथ मैच कर ली। लेकिन गाइस आगे चल के फिर से मुझे एक ऐसा ही प्रूफ मिला जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि म्यू ने सीरियसली बैटल की भी और प्लस अपनी पूरी ताकत भी लगा दी थी खुद को डिफेंड करने में ही। गाइज इस पैराग्राफ में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि म्यू एंड म्यूटू अपने मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के लिए रेडी थे। मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट, और मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट बॉडी से तभी फायर हो सकती है जब कोई अपनी पूरी ताकत यूज़ कर रहा हो। मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का यही मतलब हुआ कि अपनी पूरी ताकत से अपनी पूरी एनर्जी उस पर फायर कर दो। द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट मतलब कि ये बात तो तय है कि म्यू ने उस बैटल में पूरी ताकत यूज़ की एंड प्लस सीरियसली बैटल भी की थी। और रही बात सिर्फ खुद को डिफेंड करने की कि उसने सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए सीरियसली बैटल की, तो गाइस खुद को डिफेंड करने में उसने अपनी मोस्ट पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फायर की। सिर्फ खुद को डिफेंड करने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तो अगर अटैक करने के लिए भी लड़ता तो यहाँ पर म्यू की ताकत उतनी ही रहती, क्योंकि यहाँ पे म्यू ने डिफेंड करने में ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता भी तो। इन शॉर्ट म्यू ने अपनी पूरी ताकत यूज़ भी की थी एंड सीरियसली बैटल भी की थी, जिसे मैं ऑफिशियल प्रूफ देकर साबित कर चुका हूँ, जिसे खुद पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने ही कंफर्म किया है। और गाइज वो सबसे बड़ा रीज़न कि मुझे क्यों लगता था कि उस बैटल में म्यूटू जीत जाता और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पे राज करता, वो था पोकेमॉन कंपनी का बिल्डअप। गाइज ये सभी रीजंस कुछ भी नहीं है पोकेमॉन कंपनी के बिल्डअप के रीज़न के सामने। क्या यार म्यू ने अपनी पूरी ताकत यूज़ की, उसने सीरियसली बैटल की, उसकी इनविजिबिलिटी की पावर म्यूटू के सामने काम नहीं आती, ट्रांसफॉर्म भी होता तो किसमें होता, और ये सारे रीजंस उस बिल्डअप के सामने कुछ नहीं है जो पोकेमॉन कंपनी ने म्यूटू को दिया था। गाइज हम सब जानते हैं दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और पोकेमॉन कंपनी ने इतना बिल्डअप दे दिया था म्यूटू को कि वो उसे हरवाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और गाइज मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे ड्रैगनाइट का एग्जांपल ले लो। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑरेंज आइलैंड में ड्रैगनाइट आया था तो हम सब जानते थे कि यार अगर चार्जर इलेक्टाबस से फाइट नहीं करता तो शायद वो उसे हरा देता, बिकॉज इलेक्टाबस ने ऑलमोस्ट उसकी 30% HP कम कर दी थी। तो यहाँ पर 70% HP में लड़ने के बावजूद भी चार्जर ने ड्रैगनाइट की ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा HP खत्म कर दी थी। सो में भी अगर वो यहाँ पे इलेक्टाबस से फाइट नहीं करता था वो ड्रैगनाइट को हरा सकता था, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों का मानना है। पर मेरे हिसाब से ड्रैगनाइट के खिलाफ उसके जीतने का कोई चांस नहीं था, रत्ती भर भी चांस नहीं था, 1% भी नहीं। ऐश चाहे जो भी कर लेता, चाहे चार्जर, साम दाम दंड भेद चाहे जो भी आजमा लेता, लेकिन वो ड्रैगनाइट को कभी भी नहीं हरा सकता था। अगर इलेक्टाबस से फाइट नहीं भी करता ना तब भी वो ड्रैगनाइट को नहीं हरा सकता था। और इसका सबसे बड़ा कारण है पोकेमॉन कंपनी का बिल्डअप। पोकेमॉन कंपनी ने ड्रैगनाइट को उस एपिसोड में इतना बिल्डअप दे दिया था कि वो उसे हरवाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी सिर्फ एक सिंगल पोकेमॉन से। पहले तो कह दिया कि ड्रैगनाइट को आज तक कोई नहीं हरा सका है, ड्रैगनाइट ऐसा, ड्रैगनाइट वैसा, ड्रैगनाइट ने ये किया, ड्रैगनाइट वो किया, ड्रेक ड्रैगनाइट अब तक अनबीटेबल रहा है। और उस एपिसोड में ड्रेक ने भी कह दिया कि पता नहीं कब कोई ऐसा ट्रेनर आएगा जो हमें हराएगा। सो गाइस अब खुद सोचिए,
इतना ज़्यादा बिल्डअप देने के बाद अगर पोकेमॉन कंपनी उसे एक सिंगल पोकेमॉन से हरवा देते हैं तो क्या इज्जत रह जाती है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और उसी एपिसोड के बाद ड्रैगनाइट के फैंस बनना स्टार्ट हो गए थे। और आज अगर लोग ड्रैगनाइट के फैन हैं तो आयरिस के ड्रैगनाइट या फिर लायंस के ड्रैगनाइट के कारण नहीं, पूरे वर्ल्ड में 90% से ज़्यादा लोग ड्रैगनाइट के फैन सिर्फ और सिर्फ ड्रेक के ड्रैगनाइट के कारण है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा ड्रैगनाइट का। और आप एक और एग्जांपल ले लीजिए ब्लेजिकन का। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे ब्लेजिकन को भी चार्जार्ड हरा देता, लेकिन मेरा ये मानना है कि चार्जार्ड ब्लेजिकन के खिलाफ भी कभी नहीं जीत सकता था, चाहे वो कुछ भी कर लेता, चाहे हम उसकी पावर को 100 गुना क्यों ना इंक्रीज कर दें, लेकिन तब भी यहाँ पे चार्जार्ड ब्लेजिकन को नहीं हरा सकता था। और इसका सबसे बड़ा रीजन था पोकेमॉन कंपनी का बिल्डअप, कि उस समय यहाँ पे होएन रीजन जस्ट आया था, बिल्कुल नया नया था, और ब्लेजिकन भी यहाँ पर होएन रीजन से ही आया था। और पूरे एपिसोड में ब्लेजिकन को बहुत ज़्यादा बिल्डअप मिल चुका था कि ब्लेजिकन होएन रीजन से आया, होएन रीजन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, आते ही उस नीजल को हरा दिया जिसे कोई नहीं हरा पाया था। एंड प्लस उन्हें होएन के पोकेमॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखाना था। तो इतना ज़्यादा बिल्डअप देने के बाद आखिर वो ब्लेजिकन को कैसे हरवा देते हैं, और अगर हरवा देते तो होएन रीजन कभी पॉपुलर हो ही नहीं पाता और हमें नए सीजन्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी के बिल्डअप के कारण चार्जार्ड चाहे जो भी कर लेता, लेकिन वो ब्लेजिकन को हरा नहीं पाता। और ठीक यही सिचुएशन अप्लाई होती है म्यूटू और म्यू में। म्यूटू को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड प्लस द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, पहली बार किसी पोकेमॉन को स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल दिया गया, एंड प्लस सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमॉन। और पूरे मूवी में म्यूटू को बहुत ज़्यादा बिल्डअप दे दिया गया था कि म्यूटू स्ट्रॉन्गेस्ट है, म्यूटू को कोई नहीं रोक पाया है। 3 उंगलियों से ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता, पूरी क्लोन्स की आर्मी खड़ी कर दी, वो कर दिखाया जो साइंटिस्ट भी नहीं कर पाए थे। और इतना ज़्यादा बिल्डअप देने के बाद अगर वो यहाँ पे एक सिंगल पोकेमॉन म्यू से उसे हरवा देते हैं तो पोकेमॉन कंपनी की क्या इज्जत रह जाती है। एंड प्लस म्यूटू के फैंस भी नहीं बन पाते, क्योंकि आज पूरी दुनिया में म्यूटू के जितने भी फैंस हैं वो जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकनिंग या फिर म्यूटू प्रोलोग द अवेकनिंग के कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ म्यूटू स्ट्राइक्स बैक के कारण है। और इसी मूवी के कारण सबसे ज़्यादा म्यूटू के फैंस बने हैं। सो उस मूवी में म्यूटू के हारने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि म्यूटू की विक्ट्री को कई सारे रीजन सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उसके मूव्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे म्यू के कंपैरिजन में। प्लस म्यू की इनविजिबिलिटी की पावर भी काम नहीं आती और ट्रांसफॉर्म की पावर भी काम नहीं आती। एंड प्लस म्यू ने भी अपनी पूरी ताकत यूज़ की थी एंड सीरियसली बैटल की थी। और सबसे बड़ा कारण पोकेमॉन कंपनी का बिल्डअप, इतना बिल्डअप देने के बाद वो म्यूटू को हरवा ही नहीं सकते थे। सो हाँ गाइज, उस मूवी में जो फाइट हुई थी उसमें म्यूटू जीत जाता, लेकिन अगर अभी कोई फाइट हुई तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बेस फॉर्म वाले म्यूटू को जो पोकेमॉन्स हरा सकते हैं वो अभी आ चुके हैं। तो अभी अगर फाइट हुई तो हो सकता है म्यू किसी ऐसे पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाए जो कि म्यूटू से ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन यार म्यूटू भी कुछ कम नहीं है, म्यूटू अपने क्रिएटर्स यानी कि उन साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिन्होंने म्यूटू को बनाया है। और हाँ गाइज, उन साइंटिस्ट के पास म्यू के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि म्यूटू के पास भी म्यू के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसके कारण वो यहाँ पे म्यू की कमजोरी का फायदा उठा सकता है। क्योंकि गाइज म्यूटू ने वो कर दिखाया था जो साइंटिस्ट इतने सालों में नहीं कर पाए थे। साइंटिस्ट का एक एम था कि वो क्लोन्स बनाना चाहते थे, और प्लस सिर्फ चारमैंडर, बल्बासौर एंड स्कॉटल, सिर्फ इतने छोटे छोटे पोकेमॉन के क्लोन्स बनाने में उन्हें सालों लग गए, जबकि म्यूटू ने एक ही दिन में इन सभी बड़े पोकेमॉन्स के क्लोन्स बना लिए, जैसे कि चार्जार्ड, वीनोसॉर एंड ब्लास्टॉयस। और सिर्फ इनके नहीं, पूरे क्लोन्स की आर्मी खड़ी कर दी। म्यूटू ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो साइंटिस्ट पूरे सालों में नहीं कर पाते या फिर अपनी पूरी जिंदगी में। सो अगर यहाँ पे म्यूटू अपने क्रिएटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिन्हें म्यू के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी, तो इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं कि म्यूटू को भी म्यू के बारे में बहुत कुछ पता होगा, जिससे वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। लेकिन गाइस, अभी के लिए तो कुछ कहना मुश्किल है कि अभी अगर इन दोनों में बैटल हो तो कौन जीतेगा, लेकिन उस मूवी में जो बैटल हुई थी उसमें म्यूटू के जीतने के बहुत ज़्यादा चांस थे। सो गाइस, अब अपना ओपिनियन बताइए कि आपके हिसाब से अगर अभी फाइट हो जाए तो इन दोनों में कौन जीतेगा, और आप मुझसे कितना अग्री करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।